Hello, my dear students. How are you? Today we are going to start your chapter A Letter to God, written by G.L. Fenties, CBSC NCERT class 10th book The First Flight का पहला चैप्टर है. ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम के जो भी स्टूडेंट्स हैं, प्लीज़ वॉच दिस वीडियो केयरफुली इफ़ यू वांट टू गेट knowledge, if you want to improve your English, and if you want to do better in your examination and wants to get good marks in your examination. So this video is going to be very fruitful for you, और I hope इसमें हम कुछ ग्रामर भी सीखेंगे. So let us start. कहानी का नाम है A Letter to God. ठीक है, जैसे कि the title of the story is A Letter to God, and as the letter is 1 minute, जरा मैं इसका कलर चेंज कर लूँ. लेटर टू गॉड है, और लेटर टू गॉड जैसे कि आपको कहानी के टाइटल से ही पता लग रहा है कि लेटर का मतलब एक पत्र, और किसको लिखा गया है? टू गॉड के लिए लिखा गया है. ठीक है, जो राइटर है वो कहानी के हैं G.L. Fuentes. G.L. Fuentes is a Mexican writer and he was also a chronicler of the Mexican Revolution. मैक्सिकन जो मैक्सिको में रिवॉल्यूशन हुआ था उसमें एक क्रॉनिकलर भी थे. क्रॉनिकलर का मतलब होता है हु राइट्स क्रॉनिक्स. ठीक है, क्रॉनिकल जो कालक्रम को लिखने वाला होता है, इतिहास विद आप बोल सकते हैं. तो ये कहाँ के रहने वाले थे? मैक्सिको के. मैक्सिको, ठीक है, मैक्सिको के रहने वाले हैं. इट मीन्स द स्टोरी, द बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी इज लैटिन अमेरिका. लैटिन अमेरिकन कंट्री है मैक्सिको, तो वहाँ का बैकग्राउंड है, कहानी वहाँ के बारे में है. और द स्टोरी इज अबाउट अ फार्मर. ये जो स्टोरी है, ये इसका जो प्रोटेगोनिस्ट है, प्रोटेगोनिस्ट का मतलब होता है मेन जो पात्र होता है कहानी का. सॉरी, यहाँ पे लिखते हैं, ऊपर लिखा नहीं जा रहा है. NIST, प्रोटेगोनिस्ट मतलब नायक भी बोल सकते हो आप, हीरो भी बोल सकते हो. ठीक है, तो कहानी का जो प्रोटेगोनिस्ट है उसका नाम है लैंचो, और लैंचो वाज अ फार्मर. और जो लैंचो है वो क्या है? एक फार्मर है. लैंचो वाज अ फार्मर. एक किसान की कहानी है और बहुत ही लोकप्रिय, वेरी पॉपुलर स्टोरी दिस इज. यहाँ पे राइटर ने कुछ लिखा हुआ है, द फेथ, इसको पढ़ते हैं. द फेथ इज लाइक वाईफाई, इट इज इनविजिबल बट इट हैज द पावर टू कनेक्ट विद यू टू व्हाट यू नीड. फेथ इज लाइक वाईफाई. फेथ मतलब विश्वास. ऐसा होता है, विश्वास एक ऐसी चीज है जो किसके जैसे हैं? इज लाइक मतलब के जैसे है. वाईफाई का मतलब होता है वायरलेस फिडेलिटी. जनरल नॉलेज का क्वेश्चन भी है. वायरलेस फिडेलिटी का मतलब जैसे आजकल आप वाईफाई का यूज करते हैं जिसमें कोई तार नहीं होती है, फिर भी आपको इंटरनेट का कनेक्शन उपलब्ध हो जाता है. तो वो बोल रहा विश्वास भी एक ऐसा ही है जिसमें आपको कुछ दिखाई नहीं देता है, जिससे वो जुड़ा हुआ रहता है. ठीक है, इट इज इनविजिबल. इनविजिबल का मतलब अदृश्य. अदृश्य, आप वर्ड मीनिंग लिखते भी जाइए. ठीक है, इफ यू वांट टू इंप्रूव योर वोकैबुलरी. तो ये अदृश्य होता है, बट मतलब लेकिन इट हैज द पावर, इसमें वो शक्ति होती है, वो ताकत होती है टू कनेक्ट, जोड़ने की. यू मतलब आपको, टू व्हाट यू नीड, उस चीज से जिसकी आपको जरूरत है. तो इस विश्वास में वो ताकत होती है, ये फेथ है, इसमें वो ताकत, पावर होती है कि ये आपको कनेक्ट कर देता है किसको? आपको किसी भी चीज से जो जिसकी आपको आवश्यकता है, तो उसको ही फेथ कहा जाता है. ठीक है, सो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टोरी. अब हम आगे चलते हैं और थोड़ा सा कहानी के बारे में कुछ और देख लेते हैं. अ लेटर टू गॉड इंट्रोडक्शन है कहानी का. लेट अस सी व्हाट इज द इंट्रोडक्शन. तो यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं. द स्टोरी A Letter to God
by J.L. Fuentes revolves around the idea of having unquestionable belief in something. जो कहानी है वो उसका नाम है अ लेटर टू गॉड। ये लिखी गई है बाई मतलब के द्वारा J.L. Fuentes। रिवॉल्व्स का मतलब है ये कहानी घूमती है, अराउंड मतलब किसी चीज के चारों तरफ, द आइडिया ऑफ हैविंग अनक्वेश्चनेबल फेथ इन बिलीफ। ये कहानी भगवान पे अनक्वेश्चनेबल मतलब जिस पे कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है, अटूट विश्वास आप बोल सकते हो, योर डिटरमिन्ड फेथ। ठीक है, अटूट विश्वास बिलीफ है भगवान पे, उसके बारे में, उसके चारों तरफ ये घूमती है। जो ये कहानी का जो हीरो है लैंचो, उसका भगवान पे अटूट विश्वास है, उससे संबंधित है। द स्टोरी इज सेट इन लैटिन अमेरिकन कंट्री। ये जो कहानी है, सेट का मतलब है ये स्थापित है। स्थापित है का मतलब कोई कहानी वहाँ किसी बिल्डिंग की तरह स्थापित नहीं की गई है। इसका जो बैकग्राउंड है, स्टोरी जो जहाँ से रिलेटेड है, वो लैटिन अमेरिकन कंट्री से है। लैंचो द फार्मर, जो कि क्या है, एक फार्मर है, नाउन इन अपोजिशन कहा जाता है इसको, जब कॉमा लगा के उसी के बारे में, एक नाउन के बारे में ही जब कोई उसकी और एक्सटेंशन किया जाता है, उसका और विस्तृत रूप से वर्णन किया जाता है, तो इसको नाउन इन अपोजिशन कहते हैं। ठीक है, अपोजिशन मतलब इसी के बगल में आ रहा है, इसके बारे में कुछ और बता रहा है। हु इज द प्रोटेगोनिस्ट, जो कि क्या है, प्रोटेगोनिस्ट है ऑफ द स्टोरी, कहानी का प्रोटेगोनिस्ट है, नायक है। राइट्स अ लेटर टू गॉड, भगवान के लिए एक पत्र लिखता है। राइट्स वर्ब में एस लग रखा है, कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ए लेटर इसलिए आ रखा है कि एल का जो लेटर का जो फर्स्ट लेटर है वो एल है, उसका साउंड क्या है, कॉन्सोनेंट है, और लेटर भी क्या है, कॉन्सोनेंट है, इसलिए ए का यूज होता है। जो भी कॉन्सोनेंट लेटर, कॉन्सोनेंट से बिगिन होने वाले वर्ड, चाहे वो लेटर है चाहे साउंड है, उसके आगे ए का यूज होता है। टू गॉड, तो ही राइट्स अ लेटर टू गॉड सीकिंग हेल्प। सीकिंग का मतलब, सीक का मतलब ऐसे ढूंढना होता है, लेकिन यहाँ पे रिक्वेस्टिंग, ठीक है, मांगना है यहाँ पे। सीकिंग हेल्प, क्या मांग रहा है, हेल्प मांग रहा है, फ्रॉम मतलब किससे, द आलमाइटी, सर्वशक्तिमान। आलमाइटी का मतलब होता है सर्वशक्तिमान से। सर्वशक्तिमान कौन है, भगवान से। आफ्टर डिस्कवरिंग हिज एंटायर क्रॉप यील्ड डिस्ट्रॉयड बाय अ डिवास्टेटिंग हेल स्टॉर्म। अब किसके बाद मांग रहा है, आफ्टर डिस्कवरिंग, ये पता लग जाने के बाद। देखो जब भी प्रीपोजिशन आता है, आफ्टर यहाँ पे प्रीपोजिशन है, और ये आपके बोर्ड एग्जाम में नॉन फाइनाइट वर्ब में भी आता है। ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, डिस्कवरिंग, डिस्कवर से बनी हुई है, डिस्कवरिंग। ठीक है, और ये यहाँ पे जो है डिस्कवरिंग जो है नॉन फाइनाइट वर्ब है, और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में यहाँ पे काम कर रही है। ठीक है, तो हमेशा जब भी आपको कोई प्रीपोजिशन मिलता है और उसके बाद कोई वर्ब आ रही है, तो वर्ब हमेशा प्रीपोजिशन के बाद जो है आईएनजी फॉर्म में आती है, ये आपने याद रखना है। तो इसका मतलब अगर आपके पास सपोज, देखो मैं इसको आपके थोड़ा यहाँ पे समझा लेता हूँ, चलो इसको बाद में समझा लेंगे, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। आफ्टर डिस्कवरिंग, ऐसा पता लग जाने के बाद कि हिज एंटायर क्रॉप यील्ड, उसकी जो पूरी, एंटायर मतलब संपूर्ण, क्रॉप मतलब फसल है, जो अनाज है, गेहूं को भी क्रॉप बोलते हैं। यील्ड मतलब होता है प्रोडक्शन भी होता है, यील्ड का मतलब, मैं अभी इसका एक वर्ड मीनिंग का आपके लिए मैंने वो बना रखा है, वो भी दूंगा आपको अलग से। तो उसकी जो पूरी की पूरी फसल का उत्पादन था, डिस्ट्रॉयड मतलब विनाश हो गया। ठीक है, रुइंड, रुइंड भी आप इसके लिए एक वर्ड यूज कर सकते हैं, RUINED, रुइंड। ठीक है, तो पूरी फसल क्या हो गई थी, रुइंड हो गई थी, बर्बाद हो गई थी। बाई मतलब किसके द्वारा, डिवास्टेटिंग, एक विनाशकारी। देखो फिर से ए आ रखा है, क्यों आ रखा है, क्योंकि डी से शुरू हो रहा है लेटर। ठीक है, डिवास्टेटिंग का मतलब होता है विनाशकारी। ठीक है, हेल स्टॉर्म, हेल स्टॉर्म का मतलब एक ऐसा तूफान जिसमें कि ओले गिरे हैं, तो बहुत तेज बारिश भी बोल सकते हो आप। हेल स्टॉर्म का मतलब वेरी हैवी रेन आप बोल सकते हो। आल्दो, यद्यपि, आल्दो का मतलब क्या होता है, यद्यपि, हालांकि। ये एक एडवर्सेटिव कंजंक्शन है, एडवर्सेटिव कंजंक्शन है। ठीक है, एडवर्सेटिव आप लिख सकते हैं,
कंजंक्शन। ये जो है एक लेटर को दूसरे लेटर से जोड़ने के लिए यूज होता है, सॉरी एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जोड़ने के लिए यूज होता है, और ये आपके पास सेंटेंस कनेक्टर में भी आता है, तो इसलिए आप इन चीजों को ध्यान से देखिए। ऑल्दो हिज विशेस गेट फुलफिल्ड पार्शियली। अब देखो विरोधाभास दिखा रहा है, एडवर्सेटिव का मतलब विरोध दिखा रहा है। आगे तो उसकी पूरी फसल जो है क्या हो गई, नष्ट कर दी गई है एक डिवास्टेटिंग हेलस्टॉर्म द्वारा, लेकिन हालांकि मतलब इसके बावजूद भी हिज विशेस गेट फुलफिल्ड पार्शियली, उसकी जो इच्छाएं थी वो गेट फुलफिल्ड मतलब कुछ पूरी कर ली गई थी। पार्शियली का मतलब अंशतः, लिखते रहना अंशतः, एक मिनट है, पार्शियली मतलब अंशतः उसकी जो इच्छाएं थी वो फुलफिल कर ली गई थी। अब हम यहां से पढ़ रहे हैं, इफ नॉट कंप्लीटली बट हिज विशेस वाज नॉट फुलफिल्ड कंप्लीटली, लेकिन उसकी जो इच्छाएं थी वो पूरी तरह से कंप्लीटली जो है फुलफिल नहीं हो पाई थी। ही इज अनग्रेटफुल in the end and questions the honesty and modesty of the postmasters who actually helped him with money anonymously in the name of God। अब होता क्या है, जब लैंचो ने भगवान के लिए पत्र लिखा था तो वो पत्र उसने पोस्ट किया, तो एक पोस्ट मास्टर को मिला। पोस्ट मास्टर ने उस पत्र को पढ़ के वो भावुक हो गया, उसने कहा एक आदमी का भगवान पे इतना ज्यादा विश्वास है, तो वो भावुक हो गए। उसने कहा यार कि इसका विश्वास टूटना नहीं चाहिए, तो उसने पैसे कलेक्ट किए, कुछ अपनी सैलरी से, कुछ लोगों से, अपने कलीग से, अपने साथ में काम करने वालों से कलेक्ट करके उसने उसको वापस भेजे। तो वापस जब पैसे मिले तो पैसे पूरे नहीं थे जितने उसको भरोसा था कि भगवान पूरा देगा, क्योंकि भगवान को पत्र लिखा गया था। बिकॉज लैंचो हैव वेरी डीप फेथ इन द गॉड दैट गॉड विल डेफिनेटली हेल्प हिम, कि भगवान निश्चित रूप से उसको मदद करेगा। तो जब पैसा आया तो पैसा कम आया, इसलिए वो थोड़ा सा अनग्रेटफुल है, कृतज्ञ है, ठीक है, खुश नहीं है, आभारी नहीं है। इन द एंड एंड क्वेश्चन द ऑनेस्टी एंड मॉडेस्टी, और प्रश्न चिन्ह उठाता है, और ईमानदारी और मॉडेस्टी मतलब एक अच्छा सा व्यवहार करने का जो तरीका होता है उस पे, ऑफ द पोस्ट मास्टर, पोस्ट मास्टर के जो ईमानदारी है उस पे प्रश्न चिन्ह उठाता है। हु एक्चुअली, जिसने वास्तव में, हेल्प्ड हिम, उसको मदद की थी, विद मनी, मनी के साथ, एनोनिमसली मतलब गुमनाम तरीके से, एनोनिमसली का मतलब होता है गुमनाम तरीके से, इन द नेम ऑफ गॉड, भगवान के तरफ से, भगवान के नाम से उसने उसकी मदद की थी। एक्चुअली गॉड डिड नॉट हेल्प हिम, भगवान ने उसकी मदद नहीं की थी। द मैन हु हेल्प्ड हिम वाज द पोस्ट मास्टर, जो मैन था उसने जिसकी उसकी मदद की थी वो पोस्ट मास्टर था। सो लेट अस बिगिन द स्टोरी। यहां से आपकी कहानी शुरू हो रही है, टेक्स्ट शुरू करते हैं पढ़ना। A letter to God explanation. The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. From its height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with flowers that always promised a good harvest. जो उसका घर है, द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, वो उसका जो घर है वो ऐसी वैली में है, एक वैली मतलब जहाँ पे खाई सी होती है, ठीक है, ऐसी एंटायर वैली में एकमात्र घर है, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, एक बहुत ज्यादा ऊंची पहाड़ी नहीं है, उसके क्रेस्ट का मतलब होता है, क्रेस्ट का मतलब होता है टॉप, टॉप ऑफ अ हिल। तो एक पहाड़ी है, बहुत ऊंची नहीं है वो पहाड़ी, लो हिल है, लेकिन उसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वहां पे लैंचो का घर है। फ्रॉम दिस हाइट, इस हाइट से, वन कुड सी, कोई भी देख सकता था। देखो कुड का यूज हो रखा है पास्ट में, कैन के पास्ट के रूप में भी कुड का यूज होता है। कोई भी देख सकता था, क्या देख सकता था, मैंने आपको कई बार बताया कि मॉडल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो ये चीजें सीखने वाली है। देखो मॉडल वर्ब जब भी आएगी
मॉडल वर्ब के बाद जो है मेन वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, तुरंत बाद अगर मेन वर्ब आ रही है तो ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे कुड के बाद देखो सी आ रहा है, ठीक है, भले ही पास्ट है लेकिन फर्स्ट फॉर्म आती है। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर, इस हाइट से कोई भी देख सकता था रिवर, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, उस पकी हुई फसल के खेतों को, फील्ड मतलब खेतों को देख सकता था। डॉटेड, डॉटेड का मतलब है कवर्ड, यहाँ पे डॉटेड का मतलब है कवर्ड। जो फील्ड थे वो कवर्ड थे विद फ्लावर्स, फूलों के साथ, दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड, जो हमेशा उससे ये प्रॉमिस कर रहे थे, अ गुड हार्वेस्ट, कि उसकी जो फसल है वो बहुत अच्छी होने जा रही थी। ठीक है। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड, एकमात्र चीज, द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड, जो अर्थ को आवश्यकता थी, नीड की सेकंड फॉर्म, वॉज अ डाउनपोर, एक डाउनपोर थी। डाउनपोर का मतलब एक बारिश की आवश्यकता थी, डाउनपोर, और एटलीस्ट अ शावर, और एटलीस्ट मतलब होता है कम से कम, एट लीस्ट, LEAST, एटलीस्ट का मतलब होता है कि कम से कम ये तो हो ही जाए, कम से कम। ठीक है, तो एटलीस्ट जो है ये तो हो ही जाए, ये उम्मीद की जा रही थी। तो वो उम्मीद कर रहा था कि कम से कम जो है हल्की सी बारिश हो जाए। एक डाउनपोर जो अर्थ थी उसको इसकी आवश्यकता थी, हल्की बारिश थी, तो किसान को जब हल्की बारिश होती है तो डेफिनेटली वो उसको कुछ ना कुछ फायदा पहुंचाती है। थ्रू आउट द मॉर्निंग लैंचो, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, हैड, वन मिनट, Throughout the morning, Lancho, who knew his field intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. अब क्या हुआ? Throughout मतलब from end to end, शुरू से लेके लास्ट तक आप बोल सकते हो। द मॉर्निंग, सुबह के समय में, शुरू से लास्ट, सुबह जो है शुरू से लास्ट तक, द मॉर्निंग, उस सुबह। लेंचो इज द प्रोटैगोनिस्ट है, ठीक है, हीरो ऑफ द स्टोरी, हीरो भी बोल सकते हैं आप, कहानी का नायक भी बोल सकते हैं। वॉज, हु न्यू, जो जानता था, देखो न्यू सेकंड फॉर्म है, पास्ट टेंस का यूज है, था इसलिए बोल रहा हूं मैं। हिज फील्ड्स इंटीमेटली, इंटीमेटली मतलब होता है क्लोजली, इंटीमेटली, इंटीमेटली का मतलब होता है क्लोजली, जो कि अपने खेतों को बहुत करीबी से जानता था, बहुत घनिष्ठता से जानता था। न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, हैड डन, देखो हैड मैंने कई बार बताया कि जब हैज, हैव, हैड आता है तो उसके बाद मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है, तो मेन वर्ब की यहाँ पे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हो रही है, हैड, हैव और हैज के बाद हमेशा। तो हैड डन नथिंग, उसने और कुछ नहीं किया, एल्स कुछ और नहीं किया, बट सी द स्काई, सिवाय देखने। देखो बट का मतलब यहाँ पे क्या है? सिवाय है, लेकिन नहीं है। ठीक है, सिवाय देखने के, द स्काई, देखना, यहाँ पे सी का मतलब देखने के, द स्काई, स्काई को, टुवार्ड्स मतलब की, और द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट की ओर, और द का यूज हो रखा है तो दिशाओं के नाम के आगे द का आर्टिकल का यूज होता है। एक और जगह द का यूज था, मैं उसको देखना चाह रहा था, द अर्थ। तो जो भी यूनिक चीजें होते हैं ऑन द अर्थ, उनके आगे द का यूज होता है। ठीक है, यून, द सन, द मून, द अर्थ, और जो भी दिशाएं हैं, डायरेक्शन के नाम के आगे भी द का यूज होता है। ये भी आपको आर्टिकल द के बारे में याद रखना है, आर्टिकल द का यूज होता है। ठीक है, चलिए जरा आगे बढ़ते हैं, एक पार्ट और खत्म करने की कोशिश करते हैं इसका। अब यहां से पढ़ रहे हैं हम, ठीक है।
वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन. The woman who was preparing supper replied, "Yes, God willing." The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them, "Come for dinner." देखो बहुत वेरी लेंथी सेंटेंस है. नाउ अब वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर. अब हम वास्तव में कुछ पानी हमें, सम वाटर का मतलब कुछ बारिश हमें जरूर मिलने जा रही है. लेंचो इज एक्सप्रेसिंग हिज व्यू हेयर, और वो अपनी एड्रेस कर रहा है किसको? अपनी वाइफ को. ठीक है. द वुमेन, अब देखो द वुमेन का यूज क्यों हो रहा है? क्योंकि हम उसकी वाइफ से अब इस कहानी में परिचित हो चुके हैं. उसकी वाइफ का डिस्कशन पहले वाले सेंटेंस में हो चुका है. His wife is already discussed in the previous sentence. That's why we are acquainted with his wife. इसलिए हम उसकी वाइफ के साथ acquainted हैं, परिचित हो गए हैं, इसलिए द का यूज हो रखा है आर्टिकल का. जब हम किसी चीज को डेफिनेट कर लेते हैं, पहचान लेते हैं, जान लेते हैं, तो उसके लिए द का यूज होता है. उसकी वाइफ हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, जो कि प्रिपेयर कर रही थी क्या? सपर. सपर का मतलब रात का खाना. रिप्लाइड, उसने रिप्लाई किया. यस, हाँ. गॉड विलिंग, हाँ कि भगवान की इच्छा है ऐसा ही हो, मतलब वो भगवान से प्रे कर रही है. शी इज प्रेइंग गॉड दैट प्लीज डू द सेम एज लेंचो इज एक्सपेक्टिंग. जैसा कि लेंचो एक्सपेक्ट कर रहा है वैसी हो. द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, जो उनके बड़े बच्चे थे वो फील्ड में काम कर रहे थे. बहुत सारे बच्चे होते हैं, किसानों के बेचारे गरीब होते हैं. ठीक है. वाइल, जबकि द स्मॉलर वंस, जो छोटे छोटे बच्चे थे, वर प्लेइंग, वो खेल रहे थे. नियर द हाउस, घर के पास में ही. अंटिल, देखो अंटिल इज अ कंजंक्शन, और इसका यूज होता है टाइम के लिए, और अनलेस का यूज होता है सिचुएशन के लिए. सिचुएशन के लिए या अनलेस का यूज आप बोल सकते हो कंडीशन के लिए होता है. दोनों का अर्थ हिंदी में जब तक की नहीं होता है. जब तक नहीं, इनके बाद हमेशा नेगेटिव सेंटेंस कभी नहीं आता है. इसके बाद जो भी सेंटेंस होगा वो पॉजिटिव होगा, ये हमेशा याद रखेंगे. देखो इसके बाद पॉजिटिव सेंटेंस है. Until the woman called to them, जब तक कि उस महिला ने, द वुमेन फिर से यूज हो रखा है, उसकी वाइफ के लिए यूज हो रहा है. कॉल टू देम, उनके लिए कह नहीं दिया. कम फॉर डिनर, खाना खाने के लिए, कि खाना खाने के लिए आओ. तब तक वो सब ऐसा करते रहे. वो बड़े बच्चे खेलते रहे, और छोटे बच्चे खेलते रहे, और बड़े बच्चे फील्ड में काम करते रहे. इट वॉज ड्यूरिंग द मील, ये मील के समय के दौरान है. मील मतलब भोजन खाने के दौरान की बात है. जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, जैसे कि लेंचो ने प्रेडिक्ट किया कर चुका था. बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, बड़ी बड़ी बूंदें, ऑफ रेन मतलब बारिश की, बिगन मतलब शुरू हुई थी, टू फॉल मतलब गिरना. इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स, नॉर्थ ईस्ट की ह्यूज मतलब होता है विशाल, माउंटेन्स पर. ऑफ ह्यूज माउंटेन्स का यहाँ पे यूज हो रहा है बहुत बड़े बड़े. और माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स मतलब जो पर्वतों के जैसे दिखने वाले, पहाड़ों के रूप. माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, जो मतलब क्या बोल सकते हैं, जो बादल थे वो माउंटेन के जैसे दिख रहे थे. तो उतने बड़े बड़े बादल दिखाई दे रहे थे, और बड़ी बड़ी ड्रॉप्स गिर रही थी. कुड बी सीन, दिखाई दे सकते थे. अप्रोचिंग मतलब नजदीक आते हुए. अप्रोचिंग मतलब कोई चीज जब हमारे निकट आती है. द एयर वॉज फ्रेश, उस समय हवा, जब बारिश का मौसम बनता है तो हवा ताजी होती थी. एंड स्वीट, और हवा कैसी थी? ताजी थी और स्वीट थी, मधुर थी. द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, अब वो आदमी जो द मैन का यूज हो रखा है लेंचो के लिए. ठीक है, इसलिए अब हमें लेंचो के बारे में पता है, इसलिए द मैन का यूज हो रहा है. वेंट आउट मतलब बाहर गया, पास्ट टेंस है. ठीक है, गो की सेकंड फॉर्म है. फॉर नो अदर रीजन, कुछ और कारण के लिए बाहर नहीं गया. देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, वो किसी और कारण के लिए नहीं, बल्कि बाहर इसलिए गया कि वो बारिश की जो बूंदें थी उसकी बॉडी पे उसका आनंद लेना चाह रहा था, मतलब कपड़े उतार के उसका मजा लेना चाह रहा था. एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड, और जब वो उस बाहर थोड़ा भीग भाग के अंदर आया, तब एक्सक्लेम्ड का मतलब होता है व्हेन वी एक्सप्रेस समथिंग
इन सरप्राइज और इन पेन और इन वेरी एक्साइटेड मूड, जब हम बहुत ही एक्साइटेड मूड में किसी भी चीज में या पेंसिव मूड में कुछ एक्सप्रेस करते हैं तो उसको एक्सक्लेम्ड कहते हैं। जैसे ही एक्सक्लेम्ड विद सोरो, ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय, है ना। तो ये सब चीजें होती है। तो उसने कुछ कहा, क्या कहा, द रेन आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। ये जो बारिश है ये कोई बारिश की बूंदे नहीं है जो आकाश से गिर रही है। दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए नए कॉइन्स हैं, सिक्के हैं, ठीक है। कॉइन्स का मतलब पैसे से बात हो रही है, ये हमारे लिए पैसों के जैसे हैं। द बिग ड्रॉप्स, ये जो बड़ी बड़ी बूंदे हैं, आर 10 सेंट्स, ये 10 पैसे हैं, ठीक है। एंड 10 सेंट पीसेस, ये 10 पैसे हैं, मतलब पैसे मतलब सेंट का मतलब अपनी मुद्रा की बात कर रहे हैं। दे आर जस्ट डिस्कसिंग अबाउट देयर वो मुद्रा के, अपनी मुद्रा के बारे में बात कर रहे हैं। और एंड द लिटिल वंस आर 5 और जो छोटी छोटी बूंदे हैं वो 5 रुपए के बराबर है, 5 सेंट के बराबर है। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग, and please don't forget to subscribe the channel and hit the like button and press the bell icon if you want next videos of this chapter. Thank you.